हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर एनएमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनएमएमएस मंथन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए मैं एक श्रृंखला कंटिन्यू किया हूं जिसमें 2015 से लेकर के और अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हों, चाहे वो सामाजिक विषय से संबंधित हों, या गणित से संबंधित हों, या रीजनिंग से संबंधित, इन सभी के लिए एक श्रृंखला कंटिन्यू है। उसी श्रृंखला के क्रम में आज सामाजिक विषय का 2018 का पेपर है। एक ही वीडियो इसके लिए पर्याप्त है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो 2018 में जितने भी प्रश्न पूछे हैं उन सारे प्रश्नों के आपको आंसर पता चल जाएंगे और उसी आधार पर अन्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी आप समझ पाएंगे और उसको भी आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन उससे संबंधित बना पाएंगे। और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें मैं पिछली वीडियोज़ में बता दिया हूं, उन क्वेश्चंस को मैं यहां पर सेलेक्ट नहीं किया हूं, तो इसलिए आपको सारी वीडियोज़ को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम आपको बता दें, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये जगदीप धनखड़ हैं। इस समय भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन हैं? जगदीप धनखड़। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके पहले के कौन थे? वेंकैया नायडू जी थे। तो इस तरह से जो है आप उपराष्ट्रपति को यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। 2018 के भी क्वेश्चन में ये प्रश्न पूछा हुआ था कि जो नए निर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है। तो इस समय 2023 के लिए जो एग्ज़ाम हो रहा है 2022 में, उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसे अवश्य याद कर लीजिएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें उदार औद्योगिक नीति की, उदार औद्योगिक नीति जो है ये कब लाई गई थी? क्वेश्चन पूछा हुआ था उदार औद्योगिक नीति भारत में कब अपनाई गई? तो ये 1991 में अपनाया गया था। 1991 ईस्वी में उदार औद्योगिक नीति को अपनाया गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नरसिम्हा राव जो है उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि उदार औद्योगिक नीति कब अपनाई गई थी। कई कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से सुधार हुआ था और आज की स्थिति उसी सुधार की वजह से काफ़ी भारत संपन्न देश में अब भारत की गिनती होने लगी है और भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आने वाले कुछ समय बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो सकती है। ठीक है, नाबार्ड की अगर हम बात करें, नाबार्ड ये एक संस्था है जो किसानों को कृषि ऋण प्रदान करता है। तो यह एक बैंक है जो कृषि से संबंधित एक बैंक है। नाबार्ड क्या है? कृषि से संबंधित एक बैंक है और जो कहाँ पे है? जिसका मुख्यालय बम्बई में है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाबार्ड कृषि से संबंधित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। नाबार्ड से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और उदार औद्योगिक नीति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। ठीक है, और ये क्या है? ये कृषि बैंक है। नाबार्ड क्या है? कृषि बैंक है। यह किसानों को ऋण प्रोवाइड कराती है। एक मार्क क्या है? इसको जानने के लिए आप जानिए। एक मार्क जो है ये शुद्धता की गारंटी मुहर है। एक मार्क क्या है? शुद्धता की गारंटी की मुहर है। ठीक है, शुद्धता की गारंटी की मुहर है। यह अंडे से संबंधित नहीं है। इसमें बहुत सारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछता है कि क्या ये अंडे से संबंधित है, अंडे की मंडी है और क्या क्या करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक से आप अंडे से कोरिलेट नहीं करेंगे। ये शुद्धता की गारंटी की मुहर होती है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, इसमें धन विधेयक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन विधेयक से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। धन विधेयक की अगर हम बात करें तो इसको हम दो भाग में बांट करके इसे हम सीखेंगे। एक अनुच्छेद 109 और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 109 में
ये कहा गया है कि कोई भी धन विधेयक राज्यसभा में अधिकतम 14 दिन तक ही रह सकता है, उसके बाद उसे पास मान लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी धन विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है, पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में आता है, और राज्यसभा में मात्र 14 दिन के लिए राज्यसभा रोक सकती है, उसके बाद उसे पास करना अनिवार्य हो जाता है, और अगर नहीं पास करती है राज्यसभा तो उसे 14 दिन के भीतर पास मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये 109 में कहा गया है। और अगर हम 110 की बात करें तो कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा, इसका जो निर्णय होता है वो कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी कि स्पीकर करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक होगा, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये आर्टिकल 110 में है। यानी कि स्पीकर महोदय यह निर्णय लेते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, अनुच्छेद 110। ठीक है, और कोई भी धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पास होता है, उसके उपरांत राज्यसभा में जाता है। तो राज्यसभा अधिकतम 14 दिन इसे अपने पास रख सकती है, उसके बाद इसे पास करना पड़ता है, और अगर नहीं पास करती है तो इसे पास मान लिया जाता है। ठीक है, और धन विधेयक पर सबसे पहले राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए कि धन विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जिस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर सबसे पहले होता है, और ये लोकसभा में पहले आता है, फिर इसे राज्यसभा में भेजा जाता है, और 14 दिन के अंदर इसे पास मान लिया जाता है। ठीक है ना, तो धन विधेयक से संबंधित इतनी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे दिए। राज्यसभा का एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का जो सभासद होता है वो कौन होगा? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते नहीं मिलते हैं, बल्कि उन्हें वेतन किस रूप में मिलते हैं? राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ते मिलते हैं। और उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो 4 लाख रुपए प्रति माह, और राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह होता है। इसे भी आप जानते रहिए, चूँकि ये क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? पाक जल संधि किन 2 देश के बीच में है? पाक जल संधि किन 2 देश के बीच में है? तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा है पाक से आप पाकिस्तान नहीं समझेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका आंसर जो है पाकिस्तान और भारत लगा करके चले आते हैं, जबकि पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, ये श्रीलंका है और ये भारत है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। ठीक है, तो पाक जल संधि किन 2 देश के बीच में है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो इसे आप याद रखेंगे, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। या जल संधियाँ वे होती हैं जो 2 स्थल भाग को अलग करती हैं, यानी कि जो भी जल संधि होगी वह एक सागर में होगी जो 2 स्थल भाग को अलग करती हो। तो एक भारत का और एक श्रीलंका के स्थल भाग को पाक जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है? तो जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर और मृत सागर। तो जो ऑप्शन है इसमें सबसे ज़्यादा लवणता जो है वो मृत सागर की है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन कहा जाए कि सबसे ज़्यादा लवणता किस सागर की होती है, तो टर्की की वान झील। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, तुर्की या टर्की की वान झील, इसकी लवणता जो है 330, और यहाँ पर मृत सागर की है जो 223, और इसके बाद एक और है जो यूएसए की एक लेक है, उसकी भी लवणता 220 के आसपास है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में
तुर्की की वान झील नहीं है तो आप मृत सागर को ही टिक करके आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मृत सागर, अदरवाइज तुर्की की वान झील। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगर तुर्की की वान झील है तो उसे ही हमें टिक करना है, और अगर ऑप्शन में तुर्की की वान झील नहीं है तब आपको किसको टिक करना है? मृत सागर को टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन कौन किया था? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन की अगर हम बात करें तो नागार्जुन ने किया था। इसे आप टिक कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? यहाँ पे होना चाहिए था बौद्ध दार्शनिक। तो नागार्जुन जो है ये बौद्ध दार्शनिक भी थे और इन्होंने शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन, तबला का प्रचलन किसने किया था? तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो। तो आप यहाँ पे अमीर खुसरो यानी कि तीसरे ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। तो संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, कॉमनवेल्थ पत्र का संबंध, कॉमनवेल्थ पत्र का संबंध जो है वो एनी बेसेंट से है। एनी बेसेंट। ठीक है, कॉमनवेल्थ पत्र का जो संबंध है वो एनी बेसेंट से है। और थियोसोफिकल सोसाइटी यह एक धार्मिक संस्था है जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने भारत में 1882 ईस्वी में एनी बेसेंट ने भारत में की थी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, जिसका जिक्र हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। आप उन वीडियोज़ को ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपको एक क्रम मिलेगा, एक पैटर्न मिलेगा। ठीक है, इसलिए सारी वीडियोज़ को आपको देखने की आवश्यकता है और आप बहुत कम समय में उसको देख सकते हैं। एक दिन में आप 5 से 7 वीडियोज़ बहुत आराम से देख करके समझ सकते हैं और आसानी से आप नोट्स भी बना सकते हैं। और जो नोट्स आप बनाइए उसको उसी दिन आप तैयार कर लीजिए, सोने से पहले आप उसे तैयार कर लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में जा कर के आपके हाथ ना रुकें और आप सारे प्रश्न बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट जो है, आगरा का स्थापना किसने किया? आगरा का स्थापना की अगर हम बात करें, ध्यान दें यहाँ पे, आगरा का स्थापना सिकंदर लोदी, बलबन और फिरोज तुगलक। तो आगरा का जो स्थापना किया था वो था सिकंदर लोदी था। ठीक है ना, बलबन और फिरोज शाह तुगलक नहीं थे। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना किया था, आगरा शहर बसाया था। अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस के समय, कार्नवालिस, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कार्नवालिस के समय अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था शुरू किया गया था। शुरुआत में ये 5 वर्ष था, फिर ये 10 वर्ष के लिए अस्थाई कर दिया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस के शासनकाल में शुरू हुआ था। ठीक है, और इसे इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं या फिर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं। हम आपको बता दें कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, 3 तरह की व्यवस्थाएं बनी थीं, एक अस्थाई बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी और एक महालवाड़ी। हम तीनों को डिस्कस कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ध्यान से देखें, रैयतवाड़ी, रैयत माने किसान होता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयत माने क्या हो जाएगा? किसान। और एक होता है महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो अगर हम महालवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो महालवाड़ी व्यवस्था जो है ये पंजाब में, पश्चिम उत्तर भाग में, हरियाणा क्षेत्र में जो है महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। यानी कि उत्तर पश्चिम और पंजाब क्षेत्र में जो है, जहाँ पर खेती बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि है, वहाँ पर महालवाड़ी, महाल माने होता है गांव, महाल मीन्स क्या होता है? गांव होता है। तो महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है,
अब रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कि ये किसानों से सीधे कर लिया जाता था और यहाँ पर गांव से कर लिया जाता था। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसे आप ऐसे समझिए कि अगर डायरेक्ट किसानों से कर लिया जाएगा तो उस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। गांव मिल करके जब टैक्स देता था तो उसे महालवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये दक्षिणी भाग में लगा था और ये उत्तर पश्चिम भाग में कह सकते हैं, पंजाब क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी यूपी में ये व्यवस्था लागू की गई थी। किसने लागू किया था? रैयतवाड़ी की अगर हम बात करें तो कर्नल रीड, बहुत इम्पोर्टेंट, कर्नल रीड ने कब लागू किया था? कर्नल रीड ने इसे 1792 ईस्वी में लागू किया था। और इसके बाद जो है हेक्टर मुनरो ने 1820 में, हेक्टर मुनरो, कर्नल रीड और हेक्टर मुनरो 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में अहम योगदान दिया था। महालवाड़ी की अगर हम बात करें तो हाल्ट मैकेंजी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन अस्थाई बंदोबस्त के बारे में पूछा हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, सबसे पहले इसी को ही लागू किया गया था, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कार्नवालिस के समय लागू किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद मैंने जितनी भी व्यवस्थाएं इस तरह की भारत में प्रचलन में था, मैं सारी व्यवस्थाओं को आपको बता दिया, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, 1932 में पूना समझौता का जो संबंध है वो किससे है? 1932 में पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये समझौता था। ये किसके किसके बीच में हुआ था, पहले तो ये पूछ लिया जाता है। तो पूना समझौता जो है वो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इन दोनों लोगों के बीच में पूना समझौता हुआ था। ठीक है, और ये किसके बीच में था? मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग, महिलाओं और दलित। तो ये जो है दलित वर्ग, दलित के लिए, ठीक है, 1932 में पूना समझौता जो था वो दलित वर्ग से संबंधित था। एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ था जो किसके लिए हुआ था? दलितों के लिए हुआ था। और कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। ठीक है, 1932 ईस्वी में हुआ था। कोलार क्यों प्रसिद्ध है? ध्यान दीजिए, कोलार की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में है। कोलार कहाँ पे है? कर्नाटक। कोलार कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है। ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। सोने की खान, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा कि कोलार जो है वो सोने की खान के लिए फेमस है या प्रसिद्ध है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जा रहे हैं। हर साल यहाँ से कुछ न कुछ क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप ध्यान से देखिए, भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है? ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में है। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश, कहाँ कौन सी नदी है? सतलज नदी के ऊपर ये बना है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सतलज नदी एकदम याद रहना चाहिए। भाखड़ा नांगल बांध, सतलज नदी। राज्य का नाम बताइए? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। सरदार सरोवर की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर बना है। सरदार सरोवर किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ पर बहती है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है। हीराकुंड बांध की अगर हम बात करें तो हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में महानदी है। ठीक है, महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ऐसे भी समझिए, महानदी, तो महानदी मतलब बहुत बड़ी नदी। ठीक, तो बहुत बड़ी नदी से सबसे लंबा बांध। महानदी पर कौन सा बांध है?
हीराकुंड बांध है, महानदी पर है तो सबसे लंबा बांध हो जाएगा, ठीक है ना। महानदी यानी कि बहुत बड़ा बांध बना है महानदी पर, और इतना बड़ा बना है कि वो भारत में सबसे लंबा बांध है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोरिलेट करके चीज़ों को आसानी से और लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। तो पढ़ाई ही ऐसे करनी चाहिए कि लंबे समय तक याद रहे, मन से पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और किस नदी के ऊपर बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है, कृष्णा नदी के ऊपर। तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है, ठीक है ना। रिहंद बांध कहाँ पर है? रिहंद बांध जो है ये उत्तर प्रदेश में है और सोनभद्र जिले में है। इसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो आप जो है इस तरह से जितने भी बांध हैं, हर साल इससे कोई न कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जो आपको पता रहते हुए भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाकर के गलत कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके एग्ज़ाम में बैठिए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है। और कब तक? एग्ज़ाम के दिन तक, जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता, यानी कि एग्ज़ाम के डेट तक आपको जो है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को रिवाइज़ करना है, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं इन्हीं पैटर्न पर बनेंगे। तो इसलिए जो है अब आपको सिर्फ वीडियोस को देखना है, नोट्स बना करके उसे तुरंत तैयार कर लेना है, उसमें समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी वीडियोस आपको ज़रा सा भी हेल्प कर रही हो, थोड़ा बहुत भी अगर हेल्प कर रहा हो, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस इसलिए कर दीजिएगा ताकि हमारा जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।